नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। शायद आप जानते हो कि भारत जो है वो विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शराब का एक बाजार है और शराब का एक प्रकार यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो होता है उसका एक प्रकार विस्की है। और यहाँ एक ऐसा ब्रांड है, भारत में एक ऐसा ब्रांड है जिसकी बिक्री वर्ल्ड की जो नामी कंपनियां हैं शराब बनाने वाली उनकी बिक्री से, उन कंपनियों की बिक्री से भी कई गुना ज़्यादा है। और ये जो ब्रांड है इसके बारे में तो शायद लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे वाली जो कंपनी है ये ब्रांड की निर्माता कंपनी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इस ब्रांड का नाम है ऑफिसर्स चॉइस विस्की और इस ब्रांड को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड। तो आज बात करते हैं अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स कंपनी के बारे में। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री विनीत कुमार जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। देखिए, कंपनी जो शुरुआत की कंपनी की वो किशोर छाबरिया साहब ने की 1988 में। और ये किशोर छाबरिया हैं वो मनु छाबरिया के भाई हैं। और जो मनु छाबरिया, आप में से जो पुराने शेयर बाजार में निवेशक हैं उनको मनु छाबरिया साहब के बारे में काफ़ी पता होगा। मनु छाबरिया साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको अपने टेक ओवर करने के तरीके यानी कंपनी को एक्वायर करने के तरीके, जबरदस्ती एक्वायर करने के तरीकों के कारण एग्रेसिव कॉर्पोरेट रेडर माना जाता है। और ये काम जो है उन्होंने शॉ वॉलेस के साथ किया, जब उनकी काफ़ी बदनामी कहें या नामी कहें, काफ़ी विवादास्पद उनका एक्विजिशन रहा शॉ वॉलेस नाम की एक लिकर कंपनी में, शराब बनाने वाली कंपनी में। भारत में इंडियन मेड फॉरेन लिकर या अंग्रेजी शराब की जो नई नींव रखने का श्रेय जो है वो मनु छाबरिया, किशोर छाबरिया और विजय माल्या को जाता है। अब जो किशोर छाबरिया हैं उन्होंने जब 1988 में इस कंपनी यानी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स की स्थापना की तो उन्होंने एक चीज़ देखी, एक कमी पाई कि जो बड़े ब्रांड थे उनकी तो बिक्री काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन वो काफ़ी एक तो महंगी हुआ करती थी। तो हर आमजन के जो शराब पीना चाहता था उसके पहुंच में ये थी नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसी एक शराब बनाई जाए, ऐसा एक ब्रांड बनाया जाए जिसकी वाइडर रीच हो, यानी हर घर तक वो पहुंच सके, हर शहर तक वो पहुंच सके। दूसरी बात ये कि वो अफोर्डेबल हो और अंग्रेजी शराब हो। तो अफोर्डेबिलिटी, अंग्रेजी शराब और घर घर तक पहुंचाने का जो उनका ये आइडिया था उसने जन्म लिया। उससे जन्म हुआ एक ब्रांड का जिसका नाम है ऑफिसर चॉइस। और आज ये जो ब्रांड है ये भारत का विस्की के मामले में मास सेगमेंट में नंबर 1 ब्रांड है। ये जो सिंगल ब्रांड था इसके भरोसे जो कंपनी है वो आगे बढ़ी और इस सिंगल ब्रांड से कंपनी के लिए इतना ज़्यादा कैश जनरेट हुआ कि इस कंपनी ने अपने जो पोर्टफोलियो में विस्तार किया, यानी तरह तरह की जो शराब है इन्होंने बनाई, प्रीमियम सेगमेंट में ये एंटर हुए। और आज इनके पास 31 से ज़्यादा ब्रांड हैं। और ये इनका आईपीओ अभी रिसेंटली 2024 जून में आया। इन्होंने अपना शेयर 281 रुपये के भाव में दिया और अब इस कंपनी के शेयर का भाव लगभग 630 रुपये है। तो लगभग 2 साल में 2 सवा 2 गुना इस कंपनी का शेयर हो गया है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को आईपीओ के बाद दिया है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये अंग्रेजी शराब या इंडियन मेड फॉरेन लिकर के कारोबार में। अब ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर क्या होता है, तो देखिए ये जो रम हुआ, ब्रांडी हुआ, विस्की हुआ, वोदका हुआ, जिन हुआ, इनको इंडियन मेड फॉरेन लिकर बोलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो मैंने नाम लिए, ये जो शराब है इनका ओरिजिन जो है वो भारत में नहीं हुआ। इनका ओरिजिन यानी ओरिजिनली ये शराब जहाँ से आई वो जो कंट्रीज थे, जैसे वोदका आई, वो वोदका ये ईस्टर्न यूरोप या अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो पुराना यूएसएसआर था उससे रिलेटेड जो कंट्री थे वहाँ एक्चुअली उसका ओरिजिन वहाँ से है। और जो कैरिबियन आइलैंड जो है उन वहाँ जो है रम का ओरिजिन है। इसी तरीके से विस्की का जो ओरिजिन है वो स्कॉटलैंड में है। तो ये जो कंट्रीज हैं इनकी स्पेशल क्लाइमेट है और वहाँ से जो रॉ मटेरियल पैदा होता है उसके कारण, उसको फर्मेंट करने के कारण और उस क्लाइमेट के कारण ये जो पर्टिकुलर शराब है इनमें एक स्पेशल तरीके का स्वाद कहें या क्या उसको बोलेंगे, मतलब एक स्पेशल तरीके की उसमें एक गुण आ जाते हैं। तो उनके कारण उनको वो पर्टिकुलर वहाँ की जो शराब होती है उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन जब
इंडियन रॉ मटेरियल के साथ उसी तरह की शराब को इंडियन क्लाइमेट में भारत में बनाया जाता है, तो उसको इंडियन मेड फॉरेन लिकर बोला जाता है, अंग्रेजी शराब बोली जाती है। देसी शराब अपनी जो हुई वो हुई अरक हुई, तोड़ी हुई, दारू हुई। तो ये जो इस तरह की जो शराब होती है वो इंडियन लिकर बोला जाता है उनको। अब जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर इसी तरह की चीज़ है, जैसे जो पास्ता है या पिज्ज़ा है वो इटली का ओरिजिन है, लेकिन जब हम भारत में उसको बनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो खाना है वो इंडियन खाना है बेसिकली, वो इटालियन खाना नहीं है, इंडियन रूप में वो इटालियन खाना है। तो इसी प्रकार से इंडियन मेड फॉरेन लिकर की बात करते हैं। अब जो अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स है वो विस्की, ब्रांडी, रम, वोदका और जिन ये सारे बनाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका जो सेल आती है वो विस्की से आती है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया। अब ये जो अंग्रेजी शराब ये बनाते हैं इनको इन्होंने दो सेगमेंट में बांट रखा है मोटा मोटा। एक है मास प्रीमियम और दूसरा है प्रीमियम एंड अबव। मास प्रीमियम का मतलब ये है कि ऐसा सेगमेंट जहाँ जो लोग जो है ना उसको आसानी से अफोर्ड कर सकें, प्राइस पॉइंट के हिसाब से होता है, यानी कि एक ऐसा प्राइस पॉइंट हो जिसको एक विस्की पीने वाला आम आदमी जो है, एक ठीक ठाक से इनकम वाला जो व्यक्ति है वो आराम से उसको अफोर्ड कर सके, मिडिल क्लास टाइप का आप ये समझ लीजिए। और जो प्रीमियम एंड अबव है उसमें जो प्राइस पॉइंट है वो हाई से हायर होता जाता है, और उसमें इन्होंने एक नया सेगमेंट भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया, उसका नाम इन्होंने दिया है एबीडी माइस्ट्रो। और उसमें लग्जरी और सुपर लग्जरी और डीलक्स टाइप की, मतलब ये महंगी से महंगी शराब जो है ना वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से इन्होंने उसको कैटेगराइज कर रखा है प्रीमियम एंड अबव में। तो एक हुआ मास प्रीमियम और प्रीमियम एंड अबव में। अब ये जो पूरी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज की कहानी है ये सारी सिमट के आती है कि कैसे ये अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं मास प्रीमियम से प्रीमियम ब्रांड की ओर से, और उसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा आंकड़े देखते हैं। तो देखिए जो रेवेन्यू इनका आता है जो मास प्रीमियम से आता है वहां से इनका रेवेन्यू 43% आया FY26 में, और FY25 में ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 50% था, यानी 7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसका घट गया किसमें, मास प्रीमियम सेगमेंट में। जबकि 7% रेवेन्यू जो है वो प्रीमियम वाली कैटेगरी में बढ़ गया। इसका मतलब इनका जो फोकस है वो प्रीमियम वाला जो माल है वो बेचने पर है। दूसरा अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसी तरीके से 7% जो वॉल्यूम है ये घट गया किसमें, मास प्रीमियम में, और 7% जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया किसमें, वो प्रीमियम एंड अबव में। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनसे आपको ये आइडिया लगता है कि जो कंपनी है वो मास प्रीमियम से अपने आप को पोजीशन करने जा रही है प्रीमियम एंड अबव में, और वहाँ पर भी जो लग्जरी, सुपर लग्जरी, डीलक्स इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वहाँ पर ये अपने आप को कंपनी शिफ्ट कर रही है। अब आपको रियलाइजेशन की मैं बात बताता हूँ कि जो रियलाइजेशन का मतलब ये, जब हम ये जो कंपनी अपनी शराब बनाकर जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है तो आखिर कितनी सेल रेवेन्यू से प्राप्त होती है एक केस पर। अब एक केस क्या चीज़ होती है, देखिए 12 बॉटल जो होती है, अगर वो 750 ml की 750 ml की एक बॉटल हुई और ऐसी टोटल 12 बॉटल हुई तो करीब करीब 9 लीटर्स होता है। तो ये 9 लीटर्स का एक जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है इसको लिकर इंडस्ट्री में, शराब की इंडस्ट्री में एक केस कहा जाता है। तो एक केस पर जो इनका रियलाइजेशन है किसमें, मास प्रीमियम में, वो 839 रुपीज़ है एक केस पर। और जो दूसरा है जो प्रीमियम एंड अबव है तो वहाँ से 1261 रुपये 1261 है, वो प्रीमियम एंड अबव वाले कैटेगरी में है। तो अब आप ये देखिए कि जो यहाँ से मास प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ से रियलाइजेशन काफ़ी कम है कंपेयर टू प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट में। इसलिए जो जो मास प्रीमियम वाला एरिया है वो गेम है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन का, लेकिन जो प्रीमियम एंड अबव वाला सेगमेंट है वो जो खेल है वो लो वॉल्यूम और हाई मार्जिन वाला गेम है, और ये अपने आप को मास प्रीमियम से शिफ्ट करके प्रीमियम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको डेटा दिया वॉल्यूम और रेवेन्यू से रिलेटेड। तो ये जो शिफ्ट है यही इस कंपनी की असली कहानी है, फ्यूचर ग्रोथ की कहानी जो है वो यही है। क्योंकि कारण ये है कि जो मास सेगमेंट है उसमें कंपटीशन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, और उसमें जो आपको हर सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में, तो अगर वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है तो वो कंज्यूम उस तरह के लोग करते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और वो
जो प्राइस है उसका लेबल देख के नहीं खरीदते हैं। तो इस प्रकार से वो एक स्टिकी डिमांड होती है। स्टिकी डिमांड का मतलब एक बार अगर एक लग्जरी वाले व्यक्ति को या बहुत ही अमीर व्यक्ति को वो चीज़ पसंद आ गई, उसके बाद वो उस ब्रांड से अपना नाता तोड़ता नहीं है, तो ये कंटिन्यूस सेल होती जाती है, तो इसको स्टिकी डिमांड बोलते हैं। अब इनका जो, जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरू में, कि ऑफिसर्स चॉइस जो है मास प्रीमियम सेगमेंट में नंबर वन इनका ब्रांड है, और ये अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स है, वो वॉल्यूम की टर्म्स में इंडिया का नंबर वन जो है शराब के मामले में नंबर वन एक्सपोर्टर है कुल मिला के। अब इनकी फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो देखिए इनकी फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, जो बेसिकली इस अलाइड ब्लेंडर्स की कहानी भी है। वो ये है कि ये अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं जो मास मार्केट से प्रीमियम सेगमेंट में। तो जैसे मैंने बताया, जो प्रीमियम सेगमेंट है वो जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है भारत में। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो है मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कि एक सुपर लग्जरी ब्रांड्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट इन्होंने किया है, उसका नाम है एबीडी माएस्ट्रो, और वहाँ पर इनकी स्ट्रेटेजी है बाय, बिल्ड और पार्टनर। तो बाई का मतलब ये कि कोई सुपर लग्जरी अगर इनको ब्रांड मिलता है, बाजार में अवेलेबल है, सेल के लिए अवेलेबल है, तो उसको वो अक्वायर कर सकते हैं। पार्टनर का मतलब ये है कि ये किसी फॉरेन कंपनी से जिसका ब्रांड बहुत अच्छा हो उसके लिए लाइसेंसिंग वगैरह ले सकते हैं भारत में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। या बिल्ड का मतलब ये राइट फ्रॉम द स्क्रैच उस ब्रांड को बिल्ड करें। तो सारा इनका जो फोकस है ना, वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ है, यही इनकी स्ट्रेटेजी है। दूसरी इनकी स्ट्रेटेजी रिलेटेड है बैकवर्ड इंटीग्रेशन से और अपने मार्जिन इंप्रूव करने से। मार्जिन इंप्रूव करने का मतलब ये भाई, इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या है, वो एक तो बॉटल्स का है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो जो रॉ मटेरियल है बनाने में, जो रॉ मटेरियल लिकर बनाने में जो रॉ मटेरियल काम आता है वो ENA है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। तो ये जो दोनों चीज़ हैं, इनको ये खुद बनाएंगे, और किसी दूसरे से लेंगे तो उसको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर मैं खुद बना लूंगा तो मेरे मार्जिन जो है, वो जो मार्जिन मुझे देना पड़ेगा वो मुझे देना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ENA जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल है, उसके प्राइस में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो अभी इन्होंने एक ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्होंने स्टार्ट किया है, जिससे 100% ये अपना जो ENA है वे खुद मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और 70 to 75% जो PET है, जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो पैकिंग के लिए काम आती है, तो वो भी 70 से 75% अब ये खुद अपने प्लांट में खुद ही बनाने लगे हैं। अब टोटल 31 ब्रांड्स हैं इनका, मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स पे ब्रांड्स हैं, यानी कि हर प्राइस पॉइंट पे इनका कोई ना कोई ब्रांड है। यानी जो भी अफोर्डेबल से लेके सुपर लग्जरी तक जो भी प्राइस पॉइंट पे कोई लेना चाहे व्यक्ति, तो वो इनका लिकर ले सकता है। दो इनके पास डिस्टिलरीज हैं, एक महाराष्ट्र में, एक तेलंगाना में। 37 बॉटलिंग यूनिट्स हैं, यहाँ शराब को बॉटल किया जाता है। एक जो है वो PET यानी बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 80,000 से ज़्यादा भारत में इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और 36 कंट्रीज में, 36 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, प्रमोटर के बारे में कोई डाउट नहीं है। प्रमोटर जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट है, मतलब अपनी इंडस्ट्री के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसे मैंने बताया, किशोर छाबरिया, मनु छाबरिया और विजय माल्या, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मॉडर्न लिकर इंडस्ट्री जो है उसकी भारत में स्थापना की, नींव रखी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरी बात है, एस्टेब्लिश मार्केट शेयर है, बहुत शानदार इनके पास ब्रांड है, स्पेशली मास मार्केट में। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, अलाइड ब्लेंडर्स के आपको जो सामान है, जो उसका लेकर है, वो आपको मिल जाएगी। कंपनी की वीकनेस की बात करूं तो देखिए, कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जब ये अपना पोर्टफोलियो बनाने जाएंगे, स्पेशली लग्जरी और सुपर लग्जरी ब्रांड में, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड्स जो हैं फॉरेन और इंडिया वाले जो हैं, वो जो है उनको शिफ्ट करना या उनको बीट करना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरी बात ये, एक्स्ट्रा न्यूट्रल जो एल्कोहल है उसके प्राइस में वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जिससे इनके लिकर बनते हैं उसके लिए प्लांट एस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भारत में अभी भी जो है बहुत ज़्यादा लिकर की एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं, और गवर्नमेंट ने कई तरह के टैक्सेस और रेगुलेशन इसके ऊपर लगा रखे हैं। तो मान लीजिए कोई एडवर्स रेगुलेशन आता है तो पूरी पूरी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ सकता है नेगेटिव। दूसरी बात ये है कि कैपेक्स के लिए भी कैपेक्स कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया
तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने डेट ले रखा है, तो डेट का जो थोड़ा सा लेवल है वो एलिवेटेड है, ज़्यादा है। अब मार्केट कैप की बात करूँ, 17,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई काफ़ी ठीक है, 14.5% का। डेट टू इक्विटी जैसे मैंने बताया 0.7 का डेट टू इक्विटी है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 69 रुपीज़ का इनके पास कर्जा है। और पीई जो है, प्राइस टू अर्निंग, वो 76 की है, काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है। 3 साल की सेल जो 8% बढ़ी है, लेकिन 3 साल का जो प्रॉफिट है वो लगभग 425% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 81% है, बहुत ही अच्छी बात है। ये कंपनी कभी लिस्टेड होना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जो जिस तरीके से इनको ग्रोथ के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो उनकी मजबूरी थी कि ये कंपनी जो है वो लिस्ट कराई जाए और पैसा जो है बाजार से रेज किया जाए। तो 81% प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 3% है, थोड़ा सा कम हुआ है। डीआईआई के पास 5% है, थोड़ा सा बढ़ा है। और पब्लिक के पास 11% है, जो थोड़ा सा कम हुआ है। तो अगर वीडियो को समराइज करूं, तो अगर आप एल्कोहल की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहें, सेकंड टियर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहें, तो एक ठीक ठाक से ये कंपनी है। ये प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है, और भारत में अल्कोहल की जितनी भी कंपनियां हैं वो स्वतः ही, मतलब वो जिस तरीके से भारत में अल्कोहल का कंजप्शन धीरे 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 बढ़ रहा है, तो ये कंपनी की ग्रोथ भी स्वतः ही होगी। इमीडिएटली मल्टीबैगर इस तरह की कंपनियां जनरली बनती नहीं है, स्लो ग्रोइंग कंपनीज हैं। धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप को ग्रो करेंगी, और इनका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। लेकिन इस बारे में कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। मैंने एक आपको फ्रेमवर्क दिया है, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप इस कंपनी के बारे में और अध्ययन करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, और फिर अपना एक स्वतंत्र निर्णय इस कंपनी के निवेश करने या नहीं करने के बारे में लें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीद या बेचने की कोई राय नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।